नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन मैकियावेली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली वाली जो क्लासें थी उसमें अपन ने प्लेटो के बारे में पढ़ा, अरस्तु के बारे में पढ़ा, संत थॉमस एक्विनास के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में, जो आपका राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर है BA फाइनल का, पाश्चात्य राजनीति विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जिसको कहा गया है, उसमें इकाई नंबर 2 में आपके सिलेबस में जोड़ रखा है मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो मैकियावेली के बारे में सबसे पहले तो ये धारणा प्रचलित है कि जैसे जो प्राचीन भारतीय विद्वान रहे हैं, तो प्राचीन भारत में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है वही स्थान जो इटली का जो मैकियावेली है उसको प्राप्त है। यानी कि जो चाणक्य बहुत विद्वान व्यक्ति समझा गया है अपने समय का, तो जो मैकियावेली है उसको भी बहुत अच्छे विद्वानों में गिना जाता है। तो मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 में हुआ है और जो मृत्यु है उसकी 1527 में हुई है। मैकियावेली जो है उसको बहुत ही विद्वानों की श्रेणी में माना गया है, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन उसको माना गया है। विदेशों में कई बार यानी कि लगभग 25 बार वो राजदूत नियुक्त हुआ। कई पुस्तकों की उसने रचनाएं की हैं। एक राजा के लिए उसने परामर्श दिया है, शासक के लिए कि उसको जैसे मान लीजिए वो शासक के पद पर है तो किस प्रकार से वो अपना शासक चलाए, राज्य की देखभाल किस प्रकार से करे, मानव स्वभाव के बारे में भी उसने चर्चा की है। दूसरी बात कि मैकियावेली जो है उसको पुनर्जागरण का शिशु कहा गया है या अपने युग का शिशु उसको कहा गया है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा है कि मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 में और मृत्यु है 1527 में हुई है। आज अपन जो चर्चा करेंगे उसके जीवन परिचय के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। मैकियावेली युग का शिशु है, क्यों कहा जाता है उसको, पुनर्जागरण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। मानव स्वभाव संबंधी विचार उसने दिए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नैतिकता और धर्म संबंधी विचार, क्या विचार उसने दिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उसके क्या विचार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मैकियावेली का जो जन्म है वो मैंने लिखा है 1469 से 1527 इटली के फ्लोरेंस नगर में उसका जन्म हुआ है। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि 1469 में जो इटली में जो पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी रहा है इटली, उसके नगर है, इटली का नगर है फ्लोरेंस, उसमें सामान्य क्रम में 1469 में उसका जन्म हुआ है। लगभग समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 वर्ष की अवस्था में उसने अपने गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में उसने नौकरी प्रारंभ की। एक लिपिक के रूप में वो वहाँ नौकरी करता है, लेकिन वहाँ नौकरी के दौरान उसमें जो विलक्षण प्रतिभा थी उसने उससे अपनी प्रतिभा से सभी लोगों को प्रभावित किया और 4 वर्ष में उसने गणराज्य के जो द्वितीय सचिव का पद था उस पद पर वह पहुँच गया। यानी कि उसने जो बाबू या लिपिक के पद पर उसने जो कार्य ग्रहण किया गृह एवं विदेश विभाग में, तो उससे सभी लोगों को उसने अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ उसने सभी को प्रभावित किया और लगभग 4 वर्ष की अवस्था में ही जो गणराज्य का द्वितीय सचिव का जो पद है वहाँ तक वह पहुँच गया और लगभग 1512 ईस्वी तक वह इस पद पर रहा। इस समय उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे फ्लोरेंस राज्य का राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गया। यानी कि विदेशों में जो राजदूत नियुक्त होते हैं उसी प्रकार उसको जो राजदूत बनाकर जो है विदेशों में भेजा गया। वह विभिन्न यूरोपीय देशों में लगभग 23 बार राजदूत नियुक्त हुआ और उसे इस कार्य के दौरान उसे फ्रांस का जो लुई 12वां है, लुई 14 जिसको कहा गया है, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम और पोप जूलियस द्वितीय के दरबारों में जाने और वहाँ के कूटनीतिक दावपेचों और राजनीतिक षड्यंत्रों का अध्ययन करने उसे अच्छा अवसर मिला। यानी कि बात यह है कि जब वो विदेशों में लगभग 23 बार राजदूत नियुक्त हुआ तो जो अच्छे शासक थे, नामी शासक थे, तो वहाँ की जो कूटनीतिक जो रचनाएँ थी, सफलताएँ थी, उसको देखने का, समझने का मैकियावेली को जो है मौका मिला वहाँ जब वो विदेशों में गया राजदूत की नियुक्ति के तौर पर। अब ये बात तो वहाँ हो गई। अब आगे क्या हुआ कि 1512 ईस्वी तक जो है इटली पर जो फ्रांस है उसने आक्रमण कर दिया, स्पेन ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय वहाँ अलग राजतंत्रों की स्थापना हुई। मेडिजी वंश का शासक आया, फिर वहाँ से उसको
यानी कि संघर्ष के दौरान उसको वहाँ से भागना पड़ा तरह से मैकियावेली को। तो आगे क्या जो है मैकियावेली की रचना में कि सन 1512 ईस्वी तक फ्लोरेंस के शासन पर फ्रांस का प्रभाव था, यानी कि फ्लोरेंस का उस पर जो फ्रांस का शासन था उसका प्रभाव वहाँ रहा। परंतु 1512 में ही क्या हुआ कि फ्रांस का जो प्रतिद्वंदी था स्पेन, उसने फ्लोरेंस पर यानी कि इटली पर आक्रमण कर दिया। फ्लोरेंस की आतंकी जनता ने, अब आक्रमण के दौरान क्या हुआ कि फ्लोरेंस की जनता आतंकित हो गई, यानी कि डर का माहौल पैदा हो गया। यानी कि जो इटली है, इसमें फ्लोरेंस है, उस पर फ्रांस के शासन का प्रभाव था। अब इटली पर क्या हुआ कि जो फ्रांस का प्रतिद्वंदी था स्पेन, उसने वहाँ आक्रमण कर दिया और इससे क्या हुआ कि फ्लोरेंस इटली में की जनता में भय व्याप्त हो गया। तो फ्लोरेंस की आतंकी जनता ने गणतंत्रीय जो शासन था उस शासन को समाप्त कर मेडिजी वंश के शासन सूत्र संभालने के लिए आमंत्रित किया, यानी कि मेडिजी वंश को शासन संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। स्पेन समर्थक मेडिजी शासकों ने गणतंत्रीय शासन के सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी शासक पद से हटा दिया, यानी कि मेडिजी जो शासक था वो स्पेन समर्थक था और मेडिजी वंश ने जो गणतंत्रीय शासन के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उन सभी को हटा दिया। इसके साथ मैकियावेली को भी हटा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उस पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्रों का आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, यानी कि मैकियावेली पर जो शासन के विरुद्ध आरोप लगे, इससे आरोप सिद्ध करके उसको एक बंदी गृह में डाल दिया गया। परंतु वह अपने मित्रों की सहायता से 1 वर्ष बाद ही इस शर्त पर कारागार से मुक्त हो गया कि मैं सार्वजनिक जीवन में कोई भाग नहीं लेगा, यानी कि बंदी गृह में डाल दिया गया मैकियावेली को। लेकिन वह अपने मित्रों की सहायता से बंदी गृह से निकलने में सफल हो गया और इस शर्त पर उसे रिहा किया गया कि सार्वजनिक जीवन में अब वो भाग नहीं लेगा। जीवन के शेष 15 वर्ष उसने अपनी स्पेन के अपने सैन कैसियानो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य में व्यतीत किए, यानी कि वह स्वयं एक लेखक की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगा। 1527 में 58 वर्ष की आयु में इसका देहांत होगा और एक साधारण व्यक्ति की भांति इसका जो है अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि 1527 में एक साधारण व्यक्ति की भांति उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो था उसका जीवन परिचय। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मैकियावेली है वो अपने तेज दिमाग का और अद्भुत प्रतिभा का वो धनी रहा है। दूसरी अपन बात करते हैं कि उसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। उसकी पुस्तकें हैं पहली रचना है उसकी प्रिंस इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्यान। इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्यान। तीसरे डिस्कोर्सेस, उसकी प्रसिद्ध रचना है इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं और डिस्कोर्सेस। एक और है युद्ध एक कला। आर्ट ऑफ वॉर जिसको कहा गया है, तो ये उसकी रचनाएं हैं। रेफरेंस है इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्यान, डिस्कोर्सेस और युद्ध एक कला। ये उसकी 4 रचनाएं हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय का आपका जो BA तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है उसमें बहुत बार बुक्स पूछी जाती हैं। जो विचारक है उसकी पुस्तकों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ये जो पुस्तकों के नाम हैं वो आपको याद करने हैं और वो आपको लिखने हैं। इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं, प्रिंस लिखा दिया मैं, फ्लोरेंस का इतिहास, युद्ध एक कला। तो ये उसकी पुस्तकें हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जो मैकियावेली को पुनर्जागरण का युग या अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं।
मैकियावली की एक प्रसिद्ध उक्ति है, उसने कहा भी है कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। जैसे मान लीजिए परीक्षा के दौरान आपसे सिलेबस मैकियावली से संबंधित कोई सवाल आता है तो इस प्रकार के कोटेशन आपको इसमें लिखने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि मैकियावली जो है उसको युग का शिशु क्यों कहा गया है, क्योंकि मैकियावली ने अपने युग के दौरान बहुत ही जो संघर्षों को देखा है और अपने अनुसार उनको संघर्षों को टालने की कोशिश की है, अपने अनुसार उस विचारों का जो प्रतिपादन किया है और बहुत सी ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं का उसने समर्थन किया है या उनको लोगों के सामने रखा है, जिससे लोगों का जो जीवन है, राज व्यवस्थाएँ हैं, वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो बात करते हैं युग का शिशु क्यों कहा गया है। एक विचारक रहे हैं प्रोफेसर डनिंग, वो कहते हैं मैकियावली के बारे में कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, यानी कि वास्तव में अपने युग के दौरान उसने कला साहित्य जो दर्शन है उसमें ऐसे परिवर्तन किए या उनको ऐसे अनोखे ढंग से उसने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ की जनता जो है उससे प्रभावित हुई है। तो जो डनिंग है वो कहता है कि जो वास्तव में प्रतिभा संपन्न मैकियावली जो है वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। मैकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण से पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब है जो एक वहाँ का जो एरिया है वो एक तरह से बदलाव की बहार में है, एक तरह से वहाँ का जो परिवेश है वो बदलाव की ओर अग्रसर है। तो जो मैकियावली के बारे में कहा है कि मैकियावली अपने युग का पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण से पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ उससे उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो मैकियावली है वो अपने युग से काफ़ी प्रभावित रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में रहता हो तो उसके विचार भी भिन्न होते, और यह भी सच है कि यदि मैकियावली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त न होता जो उसे आज प्राप्त है। यानी कि एक पुनर्जागरण के दौरान, आंदोलन के दौरान उसका जन्म हुआ है और उन परिस्थितियों को समझने का जो मैकियावली को जो है मौका मिला है। तो विचारक कहते हैं कि वास्तव में उसको बहुत शानदार मौका मिला। अगर 15वीं शताब्दी में मैकियावली का जन्म न होता तो शायद उसको इस प्रकार का पद और प्रतिष्ठा उसको न मिलती। मैकियावली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक रहा जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही अर्थों और यथार्थ रूप से देखा, उस समय की सामाजिक और आर्थिक बुराइयां अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए। यानी कि ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसने अपने समय के दौरान ऐसी परिस्थितियाँ देखी और उनमें परिवर्तन करने की चेष्टाएँ की। उसकी सभी रचनाएं प्रिंस डिस्कोर्सेज, युद्ध, कला, समकालीन परिस्थितियों की विश्लेषण से परिपूर्ण है। यानी कि मैकियावली की जो रचनाएं की हैं वास्तव में उन समस्याओं का समाधान इन पुस्तकों में जो है प्रस्तुत करने की उसने कोशिश की है। सेबाइन जो विचारक है वो उसके संबंध में क्या कहता है कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावली ने देखा। यानी कि राजनीतिक विचारक है सेबाइन, उसने कहा है कि वास्तव में मैकियावली ने उन परिस्थितियों को देखा है जितना किसी विचारक ने नहीं देखा। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप से नहीं जानता था जितना कि मैकियावली। यानी कि मैकियावली ने इटली की शासन व्यवस्था को देखा था तो उस समय वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही भ्रष्ट रूप से लिप्त थी। अब जिन चीज़ों का मैकियावली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो एक तो है पुनर्जागरण और दो धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। तो मैकियावली जी ने पुनर्जागरण की अवधारणा दी है, यानी कि यहाँ मैंने लिखा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के रूप में उसने क्या कहा है वो अपन यहाँ देखते हैं एक बार कि मैकियावली का जो जन्म है ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय काल में हुआ, यानी कि परिवर्तन के दौरान उसका जो जन्म हुआ है, और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है। यानी कि उन जो मैकियावली ने जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं उन रचनाओं में उस आंदोलन की जो रूपरेखा है, पृष्ठभूमि है, वो स्पष्ट रूप से झलकती है। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था।
यानी कि जो पुनर्जागरण का आंदोलन हुआ है, पुनर्जागरण बदलाव की जो बहार हुई है, उसमें विचारक कहते हैं कि जो दर्शन है, कला, साहित्य, विज्ञान है, उसका अंत हो रहा था तथा यूनान तथा रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। यानी कि जो लोग हैं वो यूनान और जो रोम के जो आदर्श थे उनकी ओर वो बढ़ रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी तथा राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। यानी कि धर्म और जो चर्च संबंधी अवधारणाएं थी उनको भी नष्ट किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था। यानी कि धार्मिक क्षेत्र में जैसे अपन पोप संबंधी बात करें और निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ गया था, उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था। इस काल में व्यापार और छापे खाने की कला तथा यातायात के साधनों के विकास के नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नवीन मूल्यों को जन्म दिया जाना था या जन्म दिया जा रहा था। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त स्वच्छंद बौद्धिक भ्रमण इस युग की विशेषता थी। सभी सीमाओं और प्रतिबंधों से मुक्त, यानी कि किसी प्रकार का लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, किसी प्रकार का बंधन नहीं था। फ्लोरेंस जो है इस नवीन संस्कृति का केंद्र था और मैकियावेली पूर्ण रूप से फ्लोरेंस का एक निवासी। अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके और राज्य के सिद्धांतों के स्तर पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यानी कि मैकियावेली एक स्थान पर कहता है कि जो मानव वो स्वयं ही अपने घर का निर्माता है, यह विश्व विकासशील है और इससे उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि ये जो विश्व है वो विकासशील है, यानी बदलता रहता है और इस विश्व में उन्हीं लोगों का वर्चस्व है जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ये तो हो गई उसने पुनर्जागरण के संबंध में जो अवधारणाएं प्रस्तुत की वो। अब अपन बात करते हैं मानव स्वभाव संबंधी विचार, यानी कि जो मैकियावेली ने अपनी अवधारणा में मानव संबंधी जो विचार दिए हैं वो उसके संबंध में क्या कहता है। देखिए यहाँ जो मैकियावेली मानव स्वभाव संबंधी विचार जो प्रस्तुत करता है वो इस प्रकार से करता है कि जो मैकियावेली है वो मनुष्य को एक चालाक व्यक्ति समझता है, चालाक समझता है, बर्बर दुष्ट व्यक्ति समझता है और वो कहता है कि जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है फिर वो यानी कि उन लोगों को वो छोड़कर चला जाता है, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वो कार्य करता है। तो जो मनुष्य को उसने जो दुष्ट चालाक व्यक्ति की संज्ञा दी है। तो मानव स्वभाव के बारे में यानी कि मनुष्य को वो एक चालाक मनुष्य का पुतला वो मानता है। तो मनुष्य स्वभाव के बारे में क्या कहता है कि मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट है। ये मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य के बारे में जो मैकियावेली चर्चा करता है कि जो मनुष्य को बहुत चालाक और स्वार्थी व्यक्ति वो मानता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक क्रांति क्रियाओं का मूल स्रोत जो है उसका घोर स्वार्थवाद है। जो उसने अपनी रचना की है प्रिंस, उसमें भी उसने चर्चा की है कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। यानी कि जो प्रिंस नामक उसने रचना की है उसमें वो कहता है मनुष्यों के बारे में कि मनुष्यों का यह गुण है कि वे कृतघ्न यानी कि जो उनका कार्य है कर्तव्य उसको नहीं मानने वाले, किसी उपकार को नहीं मानने वाले, चंचल, झूठे, कायर और वो लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, यानी कि मनुष्य में एक स्वार्थ रूपी ये जो भावना होती है वो पाई जाती है। एक स्थान पर वो लिखता है कि व्यक्ति स्वार्थ स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है।
अब मैकियावली जो है संपत्ति के बारे में कहता है कि मनुष्य में एक संपत्ति रूपी गुण पाया जाता है। तो संपत्ति के लिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को आसानी से क्षमा कर सकता है, लेकिन संपत्ति छीनने वाले व्यक्ति को वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो क्या लिखता है इसके बारे में? मैकियावली कहता है कि मनुष्य में एक धनोपार्जन की प्रवृत्ति पाई जाती है और वो बहुत प्रबल होती है। वह कहता है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को सुगमता से क्षमा कर देता है। तो जैसे मान लीजिए अपन यहाँ बात करते हैं कि परीक्षा में आपको मानव स्वभाव संबंधी जैसे विचार पूछा जाता है, तो आपको ये बात उसमें लिखनी है कि मैकियावली क्या कहता है कि मनुष्य में जो संपत्ति रूपी जो भावना होती है वो प्रबल होती है, और एक कोटेशन के रूप में आपको लिखना है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले को वो क्षमा नहीं कर सकता, भले ही पिता के हत्यारे को वो क्षमा कर दे। तो मैकियावली का मानना है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है और ये इच्छाएं असीम और अनंत होती है, और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो करता है। यानी कि जो मनुष्य है वो सुख की कामना अधिक करता है, वो सुख चाहता है, उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। तो ये मानव स्वभाव के बारे में इस प्रकार की वो चर्चा करता है। तो मानव स्वभाव के बारे में ये अपन चर्चा की। और नैतिकता और धर्म संबंधी विचार ये अपन देखते हैं, नैतिकता और धर्म के संबंध में वो क्या कहता है। देखिए जो मैकियावली है उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया है, यानी कि राजनीति में है वो धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनीति को नैतिकता और धर्म से उसने पृथक्करण की अवधारणा दी है, और एक शासक के लिए किस प्रकार का उसमें गुण होना चाहिए वो उन बातों की वो चर्चा करता है। तो नैतिकता और धर्म संबंधी विचार में क्या कहता है? उससे पहले के जो विचारक रहे हैं, सुकरात रहा है, प्लेटो रहा है, अरस्तु रहा है, वे क्या नैतिक जीवन को अधिक महत्व दिया है। यानी कि इससे पहले अपन ने अध्ययन किया प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, एक्विनास के बारे में, तो वो एक नैतिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। और चर्च के विचारकों का तो संपूर्ण नैतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्रमाणित था। यानी कि एक्विनास जो है वो चर्च को और ईश्वर को ज़्यादा प्रधानता देता है, किंतु जो मैकियावली है वो ऐसा पहला विचारक जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझ कर तथा औपचारिक रूप से अलग कर दिया। मैकियावली कहता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है कि वह जीवन में सुख की प्राप्ति, जैसे अभी अपन ने चर्चा की, मनुष्य जो है वो सुख की प्राप्ति अधिक चाहता है। इस प्रकार मैकियावली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का वो खंडन करता है। जैसे अपन ने पहले अध्ययन किया, एक्विनास के बारे में अध्ययन किया, तो एक्विनास के बारे में अपन ने अध्ययन किया, वो चर्च और ईश्वर को ज़्यादा मानता है। वो कहता है कि एक जो ईश्वर है वो एक सफल शासक की भांति है। जैसे मान लीजिए उस शासक को ईश्वर की संज्ञा वो देता है और सभी जो आदेश हैं वो शासक के माने जाएंगे। तो मैकियावली उनके स्थान पर चर्च और जो इन ईश्वरीय कानून है उन चीज़ों का वो खंडन करता है। मैकियावली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक कानून सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। यानी कि ये प्रसिद्ध उक्ति मैकियावली की रही है कि राजा को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। मैकियावली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने देना चाहिए और शासक को नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाने चाहिए। यानी कि एक वो राजा के लिए कहता है कि राजा को सिर्फ नैतिकता का मार्ग ही नहीं अपनाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार राजा को सभी प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए। यानी कि राजा के संबंध में वो कहता है कि जनता के सामने एक आदर प्रस्तुत करे और अगर आवश्यकता अनुसार उसको जरूरत पड़े तो अनैतिकता का मार्ग और धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग भी वो अपना सकता है। यानी कि राजा में एक
लोमड़ी की चालाकी और शेर जैसा तेज उसको होना चाहिए। वह कहता है, एक स्थान पर मैं क्या लिखता है कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। एक राजा के बारे में कहता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और धार्मिक बनने को तत्पर होना चाहिए। यानी कि एक राजा के लिए वो कहता है कि राजा को ऊपर से दयालु होना चाहिए, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करना चाहिए जनता के सामने, और आवश्यकता पड़ने पर उसे निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है, यानी कि राजा को धोखा देने वाला भी होना चाहिए और ढोंग रचने वाला भी होना चाहिए। उसका विचार है कि राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा दयालु है तो पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण करते और वो जीत नहीं सकता। तो छल कपट को जानने के लिए यानी कि लोमड़ी जैसी उसमें चालाकी होनी चाहिए, और भेड़िए यानी शत्रु को डराने के लिए शेर जैसा साहस होना उसमें चाहिए। इस प्रकार जो मैकियावली है वो क्रांति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाना उचित ठहराता है और अपने नरेश को आवश्यकता अनुसार नैतिक सभी साधन वो अपनाने की वो सलाह देता है। यानी कि राजा को समयानुसार सभी प्रकार की नीति और सभी प्रकार के जो साधन हैं वो अपनाने चाहिए। अब वो इन चीज़ों यानी कि मैकियावली के द्वारा राजनीति का नीति से जो संबंध विच्छेद किया गया है उसके प्रमुख रूप से वो कुछ कारण बताता है। यानी कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से जो पृथक्करण हुआ उसके वो कुछ कारण बताना चाहता है। यानी कि राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण उसने क्यों किया, इसके वो कारण बताता है कि यूनानी दार्शनिकों की भांति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और संगठन मानता है। यानी कि जो अपन ने पहले विचारक पढ़े, प्लेटो पढ़े, अरस्तु पढ़े, तो वो राज्य को सर्वे सर्वा और उच्च संगठन मानता है। ठीक है, तो वह भी राज्य को एक उच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि मैकियावली क्या कहता है कि जो राज्य के हित हैं वो व्यक्तिगत हितों से उच्च होते हैं, और इस आधार पर मैं कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है। यानी कि वो कहता है कि राज्य का अस्तित्व सर्वोच्च होना चाहिए, और जैसे मान लीजिए राज्य संकट में हो तो ये बात मायने नहीं रखती कि कौन सी चीज़ न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या दयालुता है और क्या निर्दयपूर्ण, क्या गौरवपूर्ण और क्या निर्लज्जतापूर्ण। यानी कि कोई मायने नहीं रखता कि आप न्यायपूर्वक कार्य कर रहे हैं, निर्दयपूर्वक कार्य करते हैं, दयालु है या निर्दयतापूर्वक, गौरवपूर्ण है या निर्जलतापूर्वक। किसी भी प्रकार का अपना जो बचाव है वो किया जा सकता है अगर राज्य संकट में हो। तो धर्म और नैतिकता का जो पृथक्करण वो पहला कारण उसने ये दिया है। दूसरा कारण जो है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वह कहता है कि शासन कार्य प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं देखा था कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और वैदिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। यानी कि जब वो विदेशों में राजदूत रहा तो वहाँ के जो शासकगण थे उन्होंने देखा कि एक जो राजा है वो आंतरिक और वैदेशिक संबंधों में किस प्रकार छल कपट, ऊंच नीच, नैतिक अनैतिक कार्यों को अपनाते हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। यानी कि जहाँ राजनीति होती है वहाँ नैतिकता और धर्म नहीं अपनाए जा सकते। दूसरा कारण वो ये देता है। तीसरा कारण उसने दिया है कि मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट धारणा है। वह कहता है कि वह मनुष्य को घोर स्वार्थी मानता है और उसका विचार है कि मनुष्यों पर प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है। यानी कि मनुष्यों को प्रेम से नहीं बल्कि डर या भय दिखाकर ही उनको रोका जा सकता है। अतः वह नरेश को आतंकपूर्ण मार्ग अपनाने का परामर्श देता है। यानी कि जो शासक है उसको एक आतंकित राजा के समान शासन करने की वो सलाह देता है। तीसरा कारण ये दिया उसने। चौथा कारण वो देता है कि शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देना है। यानी कि वो शक्ति को और वीर पुरुषों को अधिक महत्व देता है। मैकियावली शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना उचित। यानी कि जो शक्ति का प्रयोग है उसको वो उचित मानता है। उसके दृष्टिकोण के कारण धार्मिक और नैतिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त राजनीति का जन्म हुआ।
यानी कि 4 कारण उसने दिए हैं धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों में, यानी कि धर्म और नैतिकता का उसने जो पृथक्करण किया है उसने 4 कारण दिए हैं कि अगर राज्य संकट में हो तो राजा को किसी भी प्रकार का मार्ग अपनाने की वो सलाह देता है। दूसरा कारण उसने दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जिस प्रकार एक राजा विदेशों में राजदूतों मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो नैतिक अनैतिकता का वो ध्यान नहीं रखता, इस प्रकार का जो मार्ग है वो अपनाया जाना चाहिए। तीसरा कारण उसने दिया है मानव स्वभाव संबंधी धारणा, यानी कि मनुष्य एक घोर स्वार्थी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है तो मनुष्य के ऊपर डर से ही शासन किया जा सकता है। चौथा कारण उसने शक्ति और वीर पुरुषों को अधिक महत्व दिया है। तो ये विचार हो गए नैतिकता और धर्म संबंधी विचार। अब अगला कारण वो देता है कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, यानी कि जो राज्य की धारणा है वो किस प्रकार की है, जो राज्य का जन्म हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो जो राज्य का जन्म हुआ है वो उसको एक संविदा सिद्धांत कहता है कि संविधा के आधार पर राज्य का जन्म हुआ है, समझौते के आधार पर राज्य का जन्म हुआ है। समझौते के आधार पर जैसे होब्स लॉ क्रूसो की बात करते हैं तो वो एक संविदावादी विचार देते हैं, समझौते के आधार पर भी वो बात करते हैं। उसी प्रकार जो मैकियावेली है वो भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदावादी सिद्धांत दिया है, यानी कि समझौते के द्वारा एक राज्य का जन्म हुआ है। क्या कहता है राज्य की उत्पत्ति के बारे में कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यानी कि राज्य को वो एक स्वाभाविक संस्था मानता है और इसका विचार है कि मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा समय था जब न तो किसी प्रकार का समाज था